आज हमारा बेसिकली द लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट और द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस। अब ये फटालिस से मिलता जुलता एक वर्ड बच्चों आप लोगों ने कहीं पहले भी पढ़ के आया हेमाटोलॉजी में। दैट वाज इन थैलेसीमिया और उसका नाम था बच्चों Hydrophotales. Hydrops fatalis. Obviously that was the hydrop fatalis. अब हमारे पास हाइड्रोप्स फटालिस का एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस के साथ क्या ताल्लुक है उसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, अपना आज का टॉपिक दैट इज हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो नाम क्या इंडिकेट क्या कर रहा है? नाम ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा न्यूबॉर्न जिसके अंदर ऐसी डिजीज है जिसके अंदर उसके आरबीसी ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो रही है? हेमोलिसिस हो रही है। अब उस हेमोलिसिस का कोज क्या है? उस हेमोलिसिस का कोज उसकी मदर के अंदर बनने वाली उसकी एंटीबॉडीज है। अब इसके अंदर पीछे जो पैथोजेनेसिस है वो क्या होती है? अब वो ये होती है कि हमारे पास अगर जो मम्मी है, मम्मी आरएच नेगेटिव है और जो बेबी है वो आरएच पॉजिटिव है, तो बिकॉज ऑफ एनी रीजन जब मम्मी के अंदर आईजीजी एंटीबॉडीज बन गई अगेंस्ट द डी एंटीजन्स, तो क्या होगा? वो एंटीबॉडीज ऑब्वियसली आपको पता है कि जो एंटी डी एंटीबॉडीज होती हैं दे आर द आईजीजी टाइप्स। और ये क्या होती है? छोटी एंटीबॉडीज होती हैं। सो दे हैव द कैपेबिलिटी टू पास द रूट ऑफ प्लेसेंटा एंड दे रीच द circulation of fetus, और जिस टाइम पे दे रीच द fetus they have the ability to sensitize the cell of द फिटस या फिर न्यूबॉर्न। तो वो क्या करेंगी? वो ये करेंगी कि वो आरबीसी को लाइस करेंगी, वो आरबीसी की तोड़ फोड़ करेंगी और इसकी वजह से उस डिजीज की वजह से, उस तोड़ फोड़ की वजह से, आरबीसी की वजह से जो बेबी है उसको डिजीज होगी, उसे हम कहेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस या फिर हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। अब majority of the time it is happening because of the presence of antibodies against the D antigen, but in some cases there are some other antibodies like हमारे पास आरएच एंटीबॉडी सिस्टम, आरएच जो सिस्टम है उसकी ही डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, वो भी हो सकती हैं। लाइक वी नो कि हमारे पास सी एंटीजन था, कैपिटल ई एंटीजन, और एज वेल एज हमारे पास कुछ अदर टाइप के भी ब्लड ग्रुप्स हैं, तो उनकी भी जो एंटीबॉडीज हैं दे कैन ऑल्सो कॉज दिस डिसऑर्डर्स इफ दे आर ऑफ आईजीजी टाइप, इफ दे आर ऑफ आईजीजी टाइप्स। अब जो सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास, ये तो हम लोग आरएच से रिलेटेड मोस्टली पढ़ रहे हैं, और इवन दूसरे जो हमारे पास आरएच सिस्टम के दूसरे एंटीजन है और इवन अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम देन एबीओ, लेकिन जो हमारे पास ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं उनके अंदर सम टाइम ऐसा होता है कि आईजीएम टाइप की एंटीबॉडीज की बजाय आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज भी सम टाइम्स कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो बनती हैं। तो ऐसे लोग जिनके अंदर ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाले ऐसे पर्सन जिनके अंदर क्या है आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज बन गई हैं, उनके अंदर भी ये डिजीज हो सकती है, लेकिन इट कॉजेस अ माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज। सो हमारे पास सबसे मेजर जो डिसऑर्डर है दैट इज द आरएच हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। अब इसमें क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि विमेन जो है, जो कि प्रेगनेंसी जिससे हुई है और वो क्या है, वो आरएच नेगेटिव है, और जो फीटस है वो क्या है, आरएच पॉजिटिव फीटस है। अब क्या होगा कि जो बेबी के सेल हैं, फीटस के आरबीसी हैं, वो क्रॉस करके मेटरनल सर्कुलेशन में चले जाएंगे। अब वो किस किस तरह से जा सकते हैं? वो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी क्या होता है कि ब्लड एक्सचेंज हो रहा होता है समटाइम, और इवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर मिसकैरेज हो गया, इस सब की वजह से भी क्या हो सकता है कि ये हमारे सेल जो हैं वो सेंसिटाइज हो सकते हैं। किस तरह से? कि जो सेल हैं वो जाएंगे इनटू द मदर सर्कुलेशन, वहां के लिए तो वो जो हमारे पास पॉजिटिव सेल है वो तो फॉरेन सेल है, तो वो क्या करेंगे कि वो डी एंटीजन को जब वो एक्सपोज हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम मदर का आईजीजी एंटीबॉडीज बनाएगा अगेंस्ट द बेबी डी एंटीजन। अब वो एंटीबॉडी क्या करेगी? वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर जाएगी और वहां पे जाके डिसऑर्डर कोज करेगी। अगर तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी है तो फर्स्ट न्यूबॉर्न बिल्कुल ओके होगा, लेकिन क्या हुआ है कि सेल सेंसिटाइज हो चुके हैं। सेल सेंसिटाइज होने की वजह से
एंटी-डी एंटीबॉडी बन चुकी है, तो ये जो सेकंड टाइम भी प्रेगनेंसी होगी वो उसको काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो ऐसी मदर जो कि नेगेटिव हैं, उनके अंदर नहीं नहीं, फिर ऐसा कुछ मसला नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है अगर मदर पॉजिटिव है, मदर के सेल नहीं, बच्चे हमारे पास जो बच्चे का इम्यून सिस्टम होता है उसमें तो ऐसा कोई इतना मसला नहीं ना होता। मसला होता है मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो फुल्ली डेवलप होता है, और आरबीसी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही आपस में मिक्स नहीं हो रहे होते। अच्छा, देन हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब अगर क्या है कि अगर फादर जो है वो हेट्रोजाइगस डी एंटीजन पॉजिटिव है, यानी कि कैपिटल डी एंड स्मॉल डी है उसके अंदर, तो 50% चांसेस होते हैं कि जो बेबी है वो डी पॉजिटिव होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि आर एस डी उसके अंदर ये चांसेस होते हैं। तो आप करते क्या हो, आप क्या करते हो कि फीटल के जो डी जीनोटाइप है उसको चेक करवाने के लिए आप पीसीआर करवा रहे होते हो, सो दैट आपको पता चल जाए कि जो बेबी है, जो फीटस है, वो आर एस डी पॉजिटिव है कि नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या कर रहे होते हो, आप आर एस डी नेगेटिव जो मदर है उसको आपको मैनेज करने के लिए आपको ये करना होता है कि उसको एंटी डी एंटी बॉडी का जो है वो इंजेक्शन उसको प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर उसको वो करते हैं, सो दैट जिस टाइम पे ही हमारे पास क्या होगा कि मेटरनल सर्कुलेशन के अंदर वो सेल आए, सेल पॉजिटिव वाले आए जैसे ही बेबी वाले, तो फौरन से वो जो डी वाले हमारे पास डी पॉजिटिव वाले सेल आए, तो एंटी डी एंटीबॉडी क्या करेगी, वो उन सेल को पकड़ के उनकी डिस्ट्रक्शन कोज करवा देगी, इससे पहले कि मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो, उन सेल्स को खत्म करवा दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, तो कोई वायरस वगैरह, आपको लेट्स सपोज ऐसा लगता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया, तो फौरन से इम्यूनाइजेशन की जाती है, लाइक रेबीज के बारे में आपने सुना होगा। तो वो क्या करती हैं, टेटनस के बारे में आपने सुना होगा। तो जैसे ही आपको लगता है कि ऐसा कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है, तो क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज देते हैं, एंटीबॉडीज फौरन से उसको पकड़ के उनको डिस्ट्रॉय करवा देती हैं, और उस डिस्ट्रक्शन के नतीजे में वो पर्सन सेफ रह जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इससे पहले कि वो Yes. जी जी बेटा। जी निम्रा बेटा। मैम मैं यही कह रही थी कि वो क्लियर है। क्लियर है, चलें ठीक हो गया। बाकी सबको क्लियर है? अहमद बच्चे आपको समझ आ रही है? बिकॉज आपके प्रीवियस लेक्चर्स मिस हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि समझ नहीं आ रही होती बंदे को। चलिए ये तो अच्छा हो गया। तो आगे मूव करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ आर एच इम्यूनाइजेशन। और जिस टाइम पे एक फीमेल है वो हॉस्पिटल में आती है आफ्टर द प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे उसका ब्लड ग्रुप चेक होना चाहिए फॉर बोथ एबीओ एंड आर एच टाइपिंग। अगर तो वो क्या है, अगर वो क्या है कि आर एच नेगेटिव है, तो उस टाइम पे उसको डी जो है आ, वो नेगेटिव है, उस आपको पता चल गया कि उसका जो हस्बैंड है वो पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप उसको एटलीस्ट 500 यूनिट जो है एंटी डी के दे दोगे एट 28 to 34 वीक्स पे दे दोगे। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस का चांसेस जो है काफी कम हो जाएंगे, उसके रिस्क जो है वो काफी कम हो जाएगा फीटो मैटरनल हेमरेज का। इसके अलावा फीटल की जो आरएसडी टाइपिंग भी की जाती है फ्रॉम डीएनए मदर के ब्लड से लेके एट बिफोर 28 वीक्स। अगर तो वो आर एच नेगेटिव है, तो आपको उसके बाद लेट्स सपोज आपने 28 वीक्स तक आपने क्या किया, एंटी एंटीबॉडी के 500 यूनिट्स दे दिए, लेकिन आफ्टर दैट आपने क्या किया कि आर एस डी टाइपिंग की,
मेटरनल ब्लड में से उसका डीएनए देखा कि वो डी पॉजिटिव है या फिर डी नेगेटिव है, आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव है। अगर तो वो बेबी भी आरएच नेगेटिव है, यानी कि जो फादर था वो हेटेरोजाइगस था, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी था, तो उसने जो बेबी को फर्दर जीन पास किया, जो अलील पास की, वो क्या था, स्मॉल डी। तो जिसकी वजह से बेबी भी नेगेटिव है, तो फर्दर आपको एंटी एंटीबॉडीज प्रोफिलैक्टिकली देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बेबी क्या है, आर एच पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, तो देन आप मदर को डोजेस दोगे एंटी डी एंटीबॉडीज की 500 यूनिट्स दोगे आईएम में इंट्रामस्कुलरली एट ऑलमोस्ट 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। एज यू नो बच्चों के एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या हो रहा होता है कि ब्लड जो है वो मिक्स हो रहा होता है। तो जब ब्लड मिक्स हो रहा होगा उस टाइम पे क्या होगा कि जो बेबी का ब्लड है वो आ रहा होता है मदर के अंदर हेमरेज की वजह से। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे कि अगर उन सेल्स को खत्म करने के लिए आप डी एंटीबॉडी का 500 यूनिट्स का इंट्रामस्कुलरली उसको इंजेक्शन दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि बेबी जो है फर्दर आने वाला न्यू अपकमिंग जो बेबी होगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो वो सेफ रहेगा। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? अब आप क्या करते हो, आपने जब हाँ हिमाटोलॉजी पढ़ी होगी उस टाइम पे आपने क्लियोर टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। अब ये क्लियोर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इस चीज को चेक करने के लिए कि अगर जो मदर है वो नेगेटिव थी, बेबी पॉजिटिव है, तो हेमरेज कितना हुआ, कितना ब्लड था बेबी का जो कि मदर के अंदर। बच्चे आफ्टर डिलीवरी 72 आवर्स यानी कि आफ्टर 3 डेज के बाद क्या होता है कि आप उसको 500 यूनिट्स का इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन दे रहे होते हो। सॉरी, आफ्टर 72 आवर्स नहीं, 3 दिन के अंदर अंदर देना होता है, सॉरी सॉरी, 3 दिन के अंदर अंदर देना होता है। माय फ्रेंड, माय बेस्टी, वो भी है आर एच नेगेटिव है, तो उसका जो बेबी था वो आर एच पॉजिटिव है, बेबी है माशाल्लाह से, अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। तो उस टाइम पे अभी होता है कि इंजेक्शन लिटिल बिट एक्सपेंसिव होता है, तो उस टाइम पे विद इन 3 डेज के अंदर अंदर ही उसको मैनेज करके सारा कुछ, तो उसको इंजेक्शन लगवाया गया था। इज दैट ओके? विद इन 72 आवर्स यानी कि विद इन 3 डेज के अंदर अंदर आपको ये करना होता है। अब लेट्स सपोज क्या है कि फिटस है आर एच पॉजिटिव है और मदर क्या है, आर एच नेगेटिव है। तो उस टाइम पे आप क्लियोर टेस्ट करोगे इस चीज को चेक करने के लिए कि मदर की सर्कुलेशन में फिटस के कितने सेल्स आ चुके हैं, हेमरेज कितना हुआ है, जिसे हम कहते हैं फीटो मेटर्नल हेमरेज। फीटो मेटर्नल हेमरेज को चेक करने के लिए आप क्लियोर टेस्ट कर रहे होते हो। क्लियोर टेस्ट के जरिए से आप एस्टिमेट लगाओगे कि कितना वॉल्यूम है फीटो मेटर्नल हेमरेज का। अब जितना ज्यादा फीटो मेटर्नल हेमरेज की रिस्क होगा, जितना ज्यादा उसके चांसेस होंगे, जितना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा, उतना ही ज्यादा क्या है कि फीमेल या मदर है वो उतना ही ज्यादा स्टिमुलेट होगी, वो उतनी ही ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, उसका इम्यून सिस्टम उतना ही ज्यादा एग्जेजुरेट होके उस आरबीसी जो कि बेबीज के हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। इज दैट क्लियर? अब उस सिवियरिटी को देख के क्लियोर टेस्ट की मदद से आप क्या कर रहे होते हो, आप फीमेल को एंटी डी एंटीबॉडीज क्या कर रहे होते हो, दे रहे होते हो। अब लेट्स मोस क्या है कि अगर 4 ml के तक आपके पास हेमरेज हुआ, आपने क्लियोर टेस्ट किया और आपको नजर आया कि ऑलमोस्ट कोई 4 ml तक हेमरेज हुआ है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर रहे होते हो, आप उसको आईजीजी एंटीबॉडीज के यूनिट्स दे रहे होते हो। आईजीजी एंटीबॉडी का 125 यूनिट दिए जा रहे होते हैं 1 ml के। अगर उसका हेमरेज मोर देन 4 ml है, 4 ml से कम है तो 125 यूनिट से कम देने चाहिए। अगर उसका हेमरेज 4 ml से ज्यादा है, तो हर 1 ml पे आप उसको क्या करोगे, 125 यूनिट दोगे। यस, आप उसको 125 यूनिट दोगे, यानी कि उस टाइम पे उसकी जो डोजेस हैं एंटी एंटीबॉडीज की वो बढ़ जाती हैं, और अगर हेमरेज 4 ml से कम है तो इतना ज्यादा नहीं दिया जाता।
क्लियर हो गया। अगर लेट्स सपोज एक फीमेल है, उसके अंदर क्लियोर टेस्ट के जरिए से आपने देखा कि उसको 10 ml का हेमरेज है, तो उसको कितनी एंटी डी एंटीबॉडी की डोज दी जाएगी? 10 ml का हेमरेज है तो कितनी दी जाएगी डोज से? 1250 यूनिट दिए जाएंगे, यानी कि इसकी कैलकुलेशन आप इसी तरीके से लेके चलोगे। और अगर उसके लेट्स सपोज 8 ml ब्लड था, तो आप 125 इंटू 8 मल्टीप्लाई करके उतनी यूनिट्स आप उसको दे दोगे, सो दैट जो नेक्स्ट आने वाला बेबी है वो सेव रहे। अब ऐसे फीमेल्स जिनके अंदर सेंसिटाइजिंग की एपिसोड्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि वो उनके सेल क्या होंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही किसी हेमरेज या किसी वजह से ड्यूरिंग गेस्टेशन ही क्या होते रहेंगे कि सेंसिटाइज होते रहेंगे, उसमें हम लोग किस तरह से उसको लेके चलते हैं, या फिर हम उनकी मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं? आप क्या करेंगे, आप उस टाइम पे फीमेल को आईजीजी एंटीबॉडी देंगे 250 यूनिट्स। ऑलमोस्ट अगर 20 वीक्स पे गेस्टेशन के 20 वीक्स तक अगर आप क्लियो टेस्ट के जरिए से आपको नजर आ रहा है कि हेमरेज हुआ है और सेल सेंसिटाइज हो चुके हैं, तो आप उसको 20 वीक्स तक जो डोज दोगे वो 250 यूनिट्स की है। और आफ्टर 20 वीक्स गेस्टेशन के हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि हम क्लियो टेस्ट करने के बाद देखेंगे और हम लोग 500 यूनिट्स मिनिमम देंगे, 500 यूनिट्स तक हम लोग उसको देंगे। लेकिन अगर सेंसिटाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है तो टर्मिनेशन भी करनी पड़ सकती है प्रेगनेंसी की, मिसकैरेज भी हो सकता है, और एज वेल एज पोटेंशियली हमारे पास सेंसिटाइजेशन काफी ज्यादा है, तो उस टाइम पे टर्मिनेशन प्रेगनेंसी यानी कि एंड भी हो सकती है, मिसकैरेज भी हो सकता है, इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, और बाकी भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के चांसेस होते हैं। ट्रीटमेंट बच्चों हम लोगों ने अभी अभी पढ़ लिया कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फर्दर सारी टेस्टिंग वगैरह कर लेंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह करोगे आप जो भी, तो देन आप उसको एंटी डी एंटीबॉडीज ही दे रहे होते हो, सो दैट द सेंसिटाइजेशन से ही बचा जा सके। और अगर लेट्स सपोज एक का मदर जो है वो सेंसिटाइज हो चुकी हैं, तो उस टाइम पे आप उसकी सिवियरिटी का पता लगाते रहोगे डिफरेंट टाइम पे, इंटरवल्स पे। तो रेगुलर इंटरवल्स पे आप क्या करते रहोगे, उसका पता लगाते रहोगे कि फीमेल कितनी ज्यादा सेंसिटाइज हो रही है, उसके अंदर एंटी डी एंटीबॉडीज कितनी ज्यादा बन रही है। अगर एज वेल एज इसमें हमारे पास ये होता है कि जो एंटी डी एंटीबॉडी बन रही होती है वो है किस नोयत की, जो आईजीजी एंटीबॉडी है उसकी सब क्लास कौन सी वाली बन रही है, उसके पे उस पे भी हमारे पास क्या है ये चीज डिपेंड कर रही होती है। और एज वेल एज आप उसके अंदर डॉपलर अल्ट्रासाउंड वगैरह करके भी इस चीज को डिटेक्ट कर रहे होते हो, और फर्दर जो है आप इसमें डिफरेंट तरह की टेस्टिंग भी कर रहे होते हो। और सम टाइम ऐसा होता है कि बेबी को इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन वगैरह भी देनी पड़ती है कि वो ओके रहे। और जो ट्रीटमेंट दूसरा होता है वो होता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, वो भी हम लोग उसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। अब हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न के क्लिनिकल फीचर्स क्या है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास डिजीज की सिवियरिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर डिजीज बहुत ज्यादा सिवियर है, मदर बहुत ज्यादा सेंसिटाइज होगी, तो लाइक हम लोगों ने अभी अभी देखा कि हम लोग डिफरेंट तरह की टेस्टिंग करते रहेंगे, हम लोग आईजीजी एंटीबॉडी जो एंटी डी एंटीबॉडी है उसके लेवल चेक करते रहेंगे, हम लोग डॉप्लर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, और हम लोग एनीमिया जो फीटस का है उसको चेक करते रहेंगे, फीटस की सैंपलिंग करते रहेंगे, हम लोग उसमें इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर अगर जरूरत है हम लोग वो भी करेंगे, सो दैट जो एंटीबॉडीज फीटस में जा रही है, फीटस को नुकसान पहुंचा रही है, हम लोग उसको रिमूव कर सके। तो ये सारा कुछ करते रहेंगे। तो लेकिन अगर हमारे पास फीमेल बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हो गई है और बहुत ज्यादा स्वेटिक की डिजीज है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, आईयूडी। आईयूडी होता है इंट्रा यूट्राइन डेथ। तो हाइड्रोप्स पेटालस हो जाएगा, जिससे हम इंट्रा यूट्राइन यानी कि फीटस की डेथ इनसाइड द यूट्रस ही हो जाएगी।
दूसरी जो होती है उसमें हमारे पास होता है, अगर सेल इतने ज्यादा सेंसिटाइज नहीं हुए हैं तो मॉडरेट डिजीज होगी। तो जो बेबी बॉर्न होगा, बेबी की बर्थ होगी, बेबी विल बी बॉर्न विद एनीमिया एंड जोंडस। अब बेबी क्या होगा, उसमें एडिमा होगा, उसे टेकिकार्डिया होगा, उसकी स्किन क्या है वो पेल होगी, और उसका लीवर, उसका स्प्लीन जो है दैट वुड बी enlarged। अगर तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा हाई है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो बाइल हैं, बाइल पिगमेंट्स वगैरह हैं, वो उसकी बॉडी के अंदर क्या होंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, और वो टेरस कोज करते हैं, टेरस कोज करती हैं। अब ये क्या होती है, दैट इज अ काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। वो क्या हो रहा होता है, वो आपके बेबी जो है, फीटस जो न्यू बॉर्न है, उसके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा होता है, और वो वहां डैमेज कोज कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, बेबी को दिमागी तवाजुन इतना इतना अच्छा नहीं होता, उसकी मेंटल डेफिशिएंसी होती है, वो बहरा हो सकता है, डेफनेस हो सकती है, इवन इट कैन लीड टू एपिलेप्सी। अब इसको लेट्स सपोज अगर ये चीज ऐसी कंडीशन है, तो उसकी बिलीरुबिन और जो बाइल पिगमेंट्स वगैरह आपको उससे रिमूव करना होता है। वन इज के आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर बर्थ भी ऑब्वियसली बेबी में मसला होता है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, उस टाइम पे ये होता है बच्चों कि हम जो रिमूव कर हम नहीं करवा रहे होते उस टाइम पे, उस टाइम पे जो मदर का अपना सिस्टम है क्लियरेंस का, वो उस बिलीरुबिन को क्लियर कर रहा होता है, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा ओके होता है। लेकिन आफ्टर बर्थ जो मैटरनल क्लियरेंस है वो उस बच्चे को नहीं मिल रही होती है, उस टाइम पे डिपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन काफी ज्यादा बढ़ जाती है इन द फीटस, इन द न्यूबॉर्न। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट तरह की तकनीक यूज कर रहे होते हैं, लाइक बिलीरुबिन की क्लियरेंस उसके बाद करवा रहे होते हैं, बिली ब्लैंकेट यूज हो रहा होता है, लाइट फोटोथेरेपी यूज हो रही होती है। उस तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं कि बेबी को और न्यूबॉर्न को सेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिकॉज उस टाइम पे उसका लीवर इतना ज्यादा अच्छी तरीके से इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा होता कि वो उसको रिमूव करवा सके। अब माइल्ड सी डिजीज है, हल्की फुल्की सी चुनी मुनी सी डिजीज है, तो उसमें क्या होगा, उसमें लाइट सा थोड़ा बहुत अनीमिया होगा, और उस टाइम पे जॉन्डिस नहीं होगा। तो ऑब्वियसली जॉन्डिस नहीं है तो लीवर थोड़ा भी काम कर रहा है तो चला लेंगे, काम चला लेंगे। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है इसकी, हाइड्रोप्स फटालिस कह रही हूँ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में एनीमिया होता है ऑफ वेरिंग सेवेरिटी, और रेटिकुलोसाइट्स का काउंट ज्यादा होता है। अब इसमें कोई बच्चा आप में से मुझे इस चीज के बारे में बताएगा कि रेटिकुलोसाइट्स का काउंट क्यों ज्यादा होता है? आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा कि रेटिकुलोसाइट्स का काउंट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि जो लाइफ स्पैन है आरबीसी का वो कम हो गया, उसकी हिमोलिसिस हो रही है, दैट्स व्हाई न्यू फॉर्मेशन ऑफ सेल्स हो रही है, तो वो काउंट इसलिए ज्यादा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि एक बेबी का जो बोन मैरो कोई डिफेक्ट भी है, तो क्या उस टाइम पे भी रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा होगा? अच्छा बच्चे, ये होता है, आपने बिल्कुल सही बोला। एनीमिया है, एनीमिया है, तो एनीमिया को कोप करने के लिए क्या हो रहा होता है कि हमारे बोन मैरो को सिग्नल हमारी बॉडी भेज रही होती है कि क्या है, आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ा दो। तो जिस टाइम पे आरबीसी की प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज, एंड एट दैट टाइम रेटिकुलोसाइट्स, ऑब्वियसली हमारे पास प्रीमेच्योर आरबीसी भी आपके पास ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू द नॉर्मल। तो बोन मैरो के एक्सपेंस पे, अगर बोन मैरो बिल्कुल ओके काम कर रहा है, तो उसके एक्सपेंस पे रेटिकुलोसाइट्स यानी कि आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ा दी जाती है, और आपके पास जो आपको नजर आएंगे रेटिकुलोसाइट्स का काउंट जो है वो आपको ज्यादा नजर आएगा। और इस टाइम पे बेबी जो है वो आरएच पॉजिटिव है, तो एंटी एंटीबॉडी टेस्ट आपके पास, सॉरी, डैट जो है आपका वो पॉजिटिव आएगा, बिकॉज जो सेल हैं वो सेंसिटाइज हो चुके हैं, और आपके पास जो बिलीरुबिन है वो रेज आएगी।
और एज वेल एज आपको ब्लास्ट सेल जो एरिथ्रोब्लास्ट है वो भी नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको अगर नजर आ रही हैं तो ये हमारे पास किसका इन्वेस्टिगेशन होगी, किसका डायग्नोसिस होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस का। अब इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या दे रहे होते हैं, इसमें हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते हैं। और हम लोग इरेडिएटेड ब्लड जो है वो यूज कर रहे होते हैं, सो दैट वो क्या होगा, वो सीएमवी नेगेटिव होगा। या तो सीएमवी नेगेटिव दें, या फिर ऐसा ब्लड दें जो 5 दिन से ज्यादा पुराना ना हो, और आरएच नेगेटिव ही ब्लड दें। ये सारी चीजें हम लोग कर रहे होते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के लिए। देन हमारे पास अभी अभी हम लोगों ने बात कही थी थोड़ी देर पहले, दैट वाज के समटाइम ऐसा होता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ओ ग्रुप वाले, ओ ग्रुप वाली मदर, जिनके अंदर जो एंटीबॉडीज बन रही होती हैं वो आईजीजीएम टाइप की नहीं होती, बल्कि वो आईजीजी टाइप की होती हैं। तो इन दैट केस भी हमारे पास एबीओ हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होने के चांसेस होते हैं। सो उसमें भी मोर और लेस इसी तरह के आपको सिम्टम नजर आ रहे होंगे, लेकिन दे आर ऑफ लेस सेवेरिटी। वो इतने ज्यादा स्वेयर नहीं होते जितना ज्यादा कि हमारे पास आरएच वाला की स्वेरिटी जा सकती है। और इसमें भी जो हमारे पास ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है वो भी हमारे पास एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ही होती है, और लेकिन वो भी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती है, उसकी भी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम ही होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? सो अभी हम लोग इसके साथ हमारा एक और टॉपिक है वो क्लियर करने वाला था, जो हम लोग ऑलरेडी सारा काफी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं इनडायरेक्ट वोम टेस्ट में, वो था हमारा एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फर्टाइलिस या फिर आरएच एंटीबॉडी स्क्रीनिंग। आरएच वो एंटीबॉडी स्क्रीनिंग में क्या हो रहा होता है बच्चों, हम लोग इनडायरेक्ट वोम टेस्ट कर रहे होते हैं, और उसके जरिए से हम लोग आरएच एंटीबॉडी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। और इसमें क्या था, सबसे पहले हम लोग ओ पॉजिटिव सेल लेंगे। ओ पॉजिटिव सेल लेके हम लोग अपना क्या करेंगे कि जो मदर का सीरम है उसके साथ टेस्टिंग करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि एंटीबॉडीज मौजूद हैं कि नहीं है, एंड पे एग्लूटिनेशन आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर तो एग्लूटिनेशन इन द एंड आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि सेल सेंसिटाइज हो चुके हैं, और पॉजिटिव सेल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फीटस है उसमें से जो सेल थे वो मदर के अंदर आए हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है, और वो एंटीबॉडी क्या है अब आपके पास नजर आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि मदर सेंसिटाइज हो चुकी है। तो इसके जरिए से हम लोग आरएच एंटीबॉडी की स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट वोम टेस्ट के जरिए से। सो आई थिंक सो आई हैव क्लियर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो यू कैन डिस्कस विद मी। एनी वन ऑफ यू? आमना, अहमद, एमन, आयशा, आयशा, बुशरा, गनिया, माहम, मैम मारिया, मरियम, निमरा, मेरा एक सबा। क्वेश्चन है। जी जी बच्चे। मैम अगर मसला यही एंटीबॉडीज का, ये एंटी डी जो बन जाता है, तो मैम अगर फिर जब हम इंजेक्शंस देते हैं उसमें भी तो एंटी डी एंटीबॉडीज ही होती हैं, तो बच्चे मैम वो अभी वो अभी भी मैंने एक तो। बात कही थी कि जो इंजेक्शन आप दे रहे होते हैं ना वो प्रोफाइलेक्टिकली भी दे रहे होते हो, और जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि हम लोग अभी चांसेस हैं कुछ इस तरह के होने के, तो लेट्स सपोज अगर एट द 3 डेज के अंदर अंदर आपका इम्यून सिस्टम इतना भी ज्यादा जोर से काम नहीं कर रहा होता कि 3 दिन के अंदर अंदर वो इतना ज्यादा एग्रेसिवली काम करके, इतना भी दुश्मन नहीं है वो फीटस का, तो वो क्या करेगा, थोड़ा आहिस्ता से काम कर रहा होता है, ऑलमोस्ट कोई 7-8 दिन लग जाते हैं। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग उसको इस वजह से एंटी एंटीबॉडीज दे रहे होते हैं कि जो सेल आए हैं फीटस के इनसाइड द मदर, या अभी नहीं आए हैं तो प्रोफाइलेक्टिकली यानी कि प्रिवेंशन के तौर पे, या फिर अगर आ चुके हैं, आपको पता चल गया कि आ चुके हैं, तो देन आप क्या करोगे, इम्यून सिस्टम की एक्टिवेट होने से पहले पहले ही उसको आपने एंटी एंटीबॉडी दे दिया, तो जो सेल बॉडी के अंदर आए हैं एंटी एंटीबॉडी उनको पकड़ के इम्यून सिस्टम को क्या करेगी,
इम्यून सिस्टम के सेल के जरिए से उनको डिस्ट्रॉय करवा देगी, इससे पहले के बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए, आप उनको बाहर से एंटीबॉडी दे के वो चीज क्लियर करवा दोगे। और उसके बाद आपको एक और बात बता दूं कि ये जो एंटीबॉडीज हैं वो जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो जिस टाइम पे ये खत्म हो जाती है, उसके बाद ये एंटीबॉडी बॉडी में से खत्म हो जाएंगी, बॉडी के अंदर नहीं रहेंगी हमेशा हमेशा। क्लियर है आपने बच्चे? और जी इसकी मैंने मैम, दूसरी थैंक यू। एग्जांपल आपको दी थी टेटनस और रेबीज की वैक्सीनेशन के बारे में, कि जिस टाइम पे कोई रोड एक्सीडेंट होता है, टेटनस को इंजेक्शन लगता है, और जिस टाइम पे कोई डॉग वगैरह बाइट करता है तो रेबीज का इंजेक्शन लग रहा होता है। कि लेट्स सपोज अगर कोई ऐसा पैथोजन ट्रांसमिट हो भी किया है तो वो एंटीबॉडीज उसको पकड़ के खत्म करवा दे। समझ आ गई है? जी मैम। एनीवन एल्स? इसके अलावा कोई और बच्चा? निम्रा बच्चे, आपका कोई सवाल है? नो मैम। चलिए ठीक है बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज।